तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी भेड़िया को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जंगल के बीच बने झोपड़ी जैसे घर में बैठकर अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा होता है। कहानी वही थी जो बचपन में हमने सुन रखी है, यानी कि भेड़िए और बकरी की कहानी, जहाँ भेड़िया बकरी बनकर उसके बच्चों को खा जाता है। आदमी कहानी सुना ही रहा होता है कि तभी बाहर से हलचल होने की आवाज आती है। तो आदमी बाहर जाकर देखता है पर कोई दिखता नहीं। तभी अचानक से एक भेड़िया उसके ऊपर हमला करके उसे बेरहमी से मार डालता है। वो बच्ची अपने पिता को मरते हुए देख रही होती है कि तभी वो भेड़िया दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है और बच्ची पर भी हमला कर देता है। अब यहाँ से कहानी वर्तमान में आती है और हम भास्कर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने बॉस की जी हुजूरी करने में लगा होता है, जैसे हर आम व्यक्ति करता है। भास्कर एक कंपनी में काम करता था जिसमें कि रोड या बिल्डिंग बनाने का ठेका मिलता था। तो उसके बॉस उसे नॉर्थ ईस्ट में सड़क बनाने का ठेका दे रहे होते हैं। भास्कर ने इस सड़क को बनाने का ठेका पाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे, यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रख दिया था। तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पाकर बहुत खुश होता है। इस खुशी को बांटने के लिए वो घर जाता है, जहाँ हम जनार्दन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि आईएएस की तैयारी कर रहा होता है और वो भास्कर का चचेरा भाई होता है। भास्कर उसे बताता है कि उसे अरुणाचल प्रदेश में सड़क बनाने का ठेका मिला है, तो वो चाहे तो साथ में चल सकता है क्योंकि वहाँ का वातावरण काफी सुहाना रहता है और शहर जंगल और खूबसूरत नजारों से भरा पड़ा है। अब दोनों ही लोग अरुणाचल प्रदेश के एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां उनसे मिलता है जॉमिन जो कि भास्कर का दोस्त होता है और वही भास्कर की मदद करने वाला था वहां रहने, खाने और लोगों से बातचीत करने में। अब तीनों लोग अपने रूम पहुंच जाते हैं तो उनका सामना चमगादड़ों से होता है। तो ये सब देखकर भास्कर और जनार्दन समझ जाते हैं कि जितना अच्छा सोचकर आए थे, यहाँ रहना उतना आसान नहीं होगा। अब अगली सुबह तीनों लोग सड़क बनाने के प्रोजेक्ट में शामिल सभी लोगों से मिलने जाते हैं। तो वहाँ उनकी मुलाकात पांडा नाम के एक आदमी से होती है जो कि सभी से मिलना जुलना ऑर्गेनाइज कराता था। भास्कर जब सभी लोगों से मिलता है तो सब सड़क बनाने के विरोध में होते हैं, क्योंकि भास्कर सड़क को जंगल के बीचों बीच से बनाने की बात कर रहा था। अगर सड़क जंगल के बीच से बनती तो कई सारे पेड़ काटे जाते, तो इसीलिए सब इस बात से राजी नहीं हो रहे होते। पर भास्कर उन्हें पैसों का लालच देता है तो सभी हामी भर देते हैं। भास्कर का नेचर कुछ ऐसा था कि उसे पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ जैसी चीजों की ज्यादा परवाह नहीं थी। वो बस अपना काम करने आया था और उसे सिर्फ अपने काम और उससे मिलने वाले पैसों से ही मतलब था। अब एक दिन पांडा, जॉमिन, जनार्दन, भास्कर सब एक साथ गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। तो पांडा उन्हें बताता है कि यहाँ पहले कोई सड़क इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि जंगल में यापूम रहता है, यानी कि विषाणु। सभी लोग उसकी बातों को मजाक में लेते हैं और मजाक बनाकर सब भूल जाते हैं। अब पांडा अपने घर जा चुका था और अब सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं जो कि रात के अंधेरे में घर की ओर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक भैंस उनके सामने आ जाती है और उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी पेड़ से जा टकराती है। घना जंगल और अंधेरी काली रात, जिसे महसूस करके तीनों के ही डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं और आसपास कोई था भी नहीं जो उनकी मदद कर सके, तो वो खुद ही गाड़ी निकालने लग जाते हैं। भास्कर उन दोनों के साथ मजाक करते हुए उन्हें डराने लग जाता है, लेकिन मजाक सच में बदल जाता है और उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है, जिसे देखकर उसकी एकदम, समझ जाइए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। भास्कर जंगल की ओर भागने लगता है, लेकिन भेड़िया उससे भी ज्यादा तेज था, तो वो उसका पीछा करते हुए उसके पिछवाड़े पर ही काट लेता है। तभी वहाँ दोनों लोग आकर भेड़िए को भगा देते हैं, जिससे कि भास्कर के पूरे शरीर में से सिर्फ उसका पिछवाड़ा ही जख्मी होता है। भेड़िए ने उसे इतनी जोर से काटा था कि उसके पिछवाड़े से खून की नदियां बहना शुरू हो जाती है। तो वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय जानवर के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जिसका नाम अनिका होता है। नॉर्मल डॉक्टर के पास इसलिए नहीं ले जाते क्योंकि अगर सभी को पता चल जाता कि जंगल में किसी जानवर ने भास्कर को काट लिया है तो गांव वाले सड़क का काम रुकवा देते, क्योंकि वो विषाणु को बहुत मानते थे। अब अनिका तो जानवरों की डॉक्टर थी, तो उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, पर तीनों मिलकर कैसे भी करके भास्कर की पिछवाड़े की मलम पट्टी कर देते हैं। अब अगले दिन जब भास्कर को होश आता है तो वो अपने अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस करता है और उसके शरीर में काफी बदलाव भी आ गया था, जैसे कि बिना जिम किए उसकी भौकाली बॉडी बन गई थी।
दांत एकदम चाकू की तरह धारदार बन गए थे और आंखें अलग ही रंग में चमक रही थी। भास्कर को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये आखिर हुआ कैसे, पर उस वक्त उसको भयंकर भूख लगी थी तो वो किसी जानवर की तरह बैठकर तरबूज खाने लग जाता है। भास्कर को अब मीलों दूर किसी की गंध या खुशबू सुंघाई देने लगी थी और उसे अब खुशबू बदबू और बदबू खुशबू लगने लगी थी। अब हम देखते हैं कि भास्कर उन लोगों से मिलने जाता है जो सालों से जंगल में रह रहे थे, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना सड़क बनना मुश्किल था। पर वहाँ रहने वाले सभी लोग गुस्से से उसे भगा देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जंगल काटकर कोई काम किया जाए। पांडा भास्कर को समझाने में लगा होता है कि गांव वाले जंगल काटकर सड़क बनाने नहीं देंगे और न ही वो अपनी जमीन देंगे, इसलिए ये काम रोक देना चाहिए। और उसकी इस बात से जनार्दन हामी भी भरता है क्योंकि उसका भी यही मानना था कि प्रकृति के बिना प्रगति नहीं होती। पर भास्कर तो इस प्रोजेक्ट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा कर आया था, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुनता और जो करने आया था वही करने का सोचते हुए वो अब गांव के जवान बालक बालिकाओं से मिलने जाता है। उन्हें भ्रमित करते हुए कहता है कि इस जंगल ने आपको कुएं का मेंढक बना रखा है, अगर ये सड़क बनेगी तो आपके गांव का विकास होगा और तब आपको वो सभी चीजें मिल पाएंगी जो शहर वाले एंजॉय करते हैं, यानी कि सिनेमा घर, मॉल, बड़ी बड़ी कंपनियां और बहुत कुछ। भास्कर उनको सपने दिखाई रहा होता है कि तभी उसे अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है और उसके पेट में दर्द और साथ ही साथ दूर की चीजें एकदम साफ साफ सुनाई देने लग जाती हैं, जिस वजह से वो एकदम परेशान हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। पांडा उसे एक ओझा बाबा के पास ले जाता है जो कि सालों से लोगों का अपने ज्ञान और अनुभव से इलाज करते आ रहे थे। तो ओझा बाबा समझ जाते हैं कि उसे क्या हुआ है और भास्कर भी थोड़ा थोड़ा समझ जाता है कि शायद उस भेड़िए के काटने के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। अब भास्कर अपना चेकअप कराने अनिका के पास जाता है तो अनिका काफी हैरान हो जाती है ये देखकर कि जो पिछवाड़े का घाव था वो भर चुका है, इतना जल्दी भरना नामुमकिन था। भास्कर वो सारी चीजें अनिका से शेयर करता है जो जो उसके साथ हो रही थी, पर तब भी दोनों समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। बस इतना ही समझ आता है कि जो भी हो रहा है भेड़िया के काटने के बाद ही हो रहा है। इसी बीच अनिका भास्कर के दिल को भाने लग जाती है तो वो उससे प्यार से मुस्कुराते हुए बातें करने लगता है और यहाँ से उनकी दोस्ती या शायद प्रेम कहानी की शुरुआत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि गाँव के जवान बालक बालिकाओं ने अपने परिवार वालों को भी भास्कर की बातें बताकर सड़क बनाने के लिए मना लिया होता है और सभी लोग कागजात पर साइन करने को राजी हो जाते हैं। भास्कर ने जिसको कागजात पर साइन करवाने की जिम्मेदारी दी थी उसका नाम प्रकाश होता है, जो कि मदिरा के नशे में अपने घर में बैठे और भी मदिरा पान कर रहा होता है। तभी वहाँ कुछ हलचल होती है और एक भेड़िया अचानक से हमला करते हुए प्रकाश को चीर फाड़ कर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। अगली सुबह भास्कर को पता चलता है कि प्रकाश अस्पताल में भर्ती है क्योंकि पिछली रात किसी जानवर ने उस पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। बात यहाँ ये थी कि पिछली रात मस्त पार्टी हुई थी जहाँ सभी लोगों ने भयंकर तरीके से मदिरा का सेवन करते हुए नाच गाना किया था और फिर उसके बाद भास्कर भी वहाँ से निकल गया था। फिर जब आज सुबह उठा तो उसे याद ही नहीं था कि वो पिछली रात कहाँ था। अब भास्कर को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्योंकि उसकी जैकेट जंगल में मिली थी जो कि एकदम फट चुकी थी, तो पुलिस को उस पर ही शक हो रहा होता है। अब उसे तो याद नहीं था कि वो कल रात कहाँ था, तो वो कह देता है कि उसने अपनी जैकेट प्रकाश को गिफ्ट दी थी तो शायद इसलिए जंगल में मिली। तभी वहाँ पर पांडा आता है और कहता है कि उसने सब कुछ होते हुए देखा है। वो बताता है कि एक आदमी पहले 2 पैरों पे चलते हुए आ रहा था लेकिन फिर वो 4 पैर पर चलने लगा और प्रकाश पर हमला कर दिया। जिसका डर था वही हो रहा है और शायद विषाणु आ चुका है। वहाँ मौजूद कोई भी पांडा की बातों पर यकीन नहीं करता और फिर वहाँ से जनार्दन, जौमिन, भास्कर घर की ओर निकल जाते हैं। तभी अचानक भास्कर का पेट गुड़गुड़ाने लगता है और वो लालम लाल बाल्टी भर के खून की उल्टियां करता है। अब भास्कर का चेकअप करने के लिए अनिका आती है तो वो उसे इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ती है, पर भास्कर को इंजेक्शन नहीं लगवाना था लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुन रहा होता, जिस बात से उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो गुस्से में पूरा बेड ही उठा देता है, जिसे देखकर सभी भौचक्का हो जाते हैं कि इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। अब जौमिन और जनार्दन दोनों लोग भास्कर पर शक करने लग जाते हैं कि शायद इसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है तभी इतना विचित्र बर्ताव करने लगा है। वो सोचते हैं कि अगर इसका मल परीक्षण यानी कि स्टूल टेस्ट कराया जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा, इसीलिए वो कैसे भी करके उल्टा सीधा दांव पेंच लगाकर भास्कर का मल लेकर टेस्ट करने के लिए दे देते हैं। उधर प्रकाश की जांच करते हुए डॉक्टर ये नोटिस करता है कि प्रकाश के घाव जल्दी भर रहे हैं, जो कि कोई आम बात नहीं थी। तो फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि सड़क बनाने के काम में शामिल था वो ये फैसला करते हैं कि प्रकाश को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो अगर ये बात फैल गई तो हल्ला मच जाएगा और सड़क बनाने का काम रुक जाएगा। अब फॉरेस्ट ऑफिसर प्रकाश
प्रकाश की बॉडी जंगल में ले जाता है और बिना किसी को पता चले उसे जला देता है। और ये सब होते हुए दूर खड़ा भास्कर देख रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, वरना उसका भी नंबर आ जाता। जॉमिन और जनार्दन अब सीधे सीधे भास्कर से ही सवाल जवाब करने लगते हैं कि उसे क्या हुआ है, क्योंकि वो नोटिस कर रहे थे कि उसे ज्यादा सुनाई देने लगा है, सुंगाई भी देने लगा है और भारी भरकम बेड को भी बड़ी आसानी से उठा देता है। जनार्दन बार बार एक ही बात पूछे जा रहा होता है कि उसे क्या हुआ है, जिस बात से इरिटेट होकर गुस्से में भास्कर उसका गला पकड़ के उसे ही तान देता है। अब यहाँ पर दोनों को ये तो समझ आ गया था कि भास्कर अब आम इंसान तो नहीं है, बल्कि उसके अंदर कोई और ही शक्ति प्रवेश कर गई है। अब स्टूल टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है तो ये पता चलता है कि उसके मल से किसी इंसान के बाल, नाखून और हड्डी के अंश मिले हैं। तो अब यहाँ पर दोनों को यकीन हो जाता है कि भास्कर को कोई बीमारी हुई है, जिसके चलते उसने प्रकाश को खा लिया। पर इस बात से अनिका सहमत नहीं होती, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तभी वहाँ पांडा आ जाता है तो जनार्दन उसी से विषाणु के बारे में जानकारी लेने लगता है। पांडा बताता है कि जो भी आदमी जंगल काटेगा विषाणु उसे काटेगा और फिर वो आदमी इच्छाधारी भेड़िया बन जाएगा। अनिका कहती है कि इच्छाधारी भेड़िया वीड़िया कुछ नहीं होता, ये एक बीमारी है जिसमें कि इंसान खुद को भेड़िया समझकर उसके जैसे हरकतें करने लग जाता है। पांडा उसे टोकते हुए कहता है कि इच्छाधारी भेड़िया सच में होता है और हमारे शास्त्रों में जो यक्ष है वो भी तो इच्छाधारी भेड़िया ही है। जब पूर्णिमा की रात होती है तब इंसान भेड़िया बनता है और निकल जाता है अपने शिकार पे। अनिका को पांडा की बातों पर यकीन नहीं होता, पर जॉमिन और जनार्दन पूरी तरह समझ जाते हैं कि भास्कर ही इच्छाधारी भेड़िया है, तो वो उसके पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि वही रात पूर्णिमा की रात थी। उधर भास्कर अपने घर में होता है और जब चांद को देखता है तो उसे कुछ कुछ होने लग जाता है और उसके पेट और पूरे शरीर में भयंकर दर्द सा होने लगता है, मानो कि कोई उसके शरीर से निकलकर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे उसके शरीर की सारी हड्डियां कड़कड़ाने लग जाती हैं और पूरी तरह से उसका शरीर एक भेड़िए में बदल जाता है। पांडा और जनार्दन उसका पीछा करते हैं तो उन्हें एक भेड़िया दिखाई पड़ता है जिसने भास्कर की चड्डी पहन रखी थी। तो अब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि भास्कर ही इच्छाधारी भेड़िया है। अब हम देखते हैं कि जब सुबह होती है तो भास्कर जंगल में वही चड्डी पहने पड़ा होता है और उसके मुंह पे खून लगा होता है। तभी भास्कर को वहाँ एक भेड़िया दिखाई पड़ता है, पर वो उस पर हमला करने के बजाय उसे देखकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे अनिका मिल जाती है तो वो उसके साथ घर आ जाता है, पर अब तीनों के सामने ये राज खुल चुका था कि भास्कर असल में कौन है। जनार्दन और जॉमिन की तो हवा टाइट हो रखी थी, क्योंकि उनका दोस्त ही वो भेड़िया था जिससे पूरा गांव सहमा हुआ था। पर हिम्मत करके जनार्दन उससे सवाल करता है कि अब वो किसको खाकर आया है। भेड़िया बनने के बाद भास्कर को कुछ भी याद नहीं रहता था, तो उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसने कल रात क्या किया, लेकिन अब वो अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए सभी को बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तभी इन्हें खबर मिलती है कि प्रकाश की जगह जिस आदमी को काम दिया गया था उसकी मौत हो चुकी है। वो सभी उस जगह पर जाते हैं तो पता चलता है कि किसी जानवर ने उसे मार डाला। तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि कल रात भास्कर ने ही उसे मारा है। सीसीटीवी फुटेज में भास्कर भेड़िया के रूप में दिख जाता है और ये भी दिखता है कि भेड़िया ने चड्डी पहन रखी है। तो सभी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा जानवर है जो चड्डी पहन रखा है। अब पूरे गाँव में ये खबर फैल जाती है कि जंगल में विषाणु आ गया है। वहीं वो तीनों उस चड्डी को ठिकाने लगाने का सोच लेते हैं जो भास्कर ने भेड़िया बनते वक्त पहन रखी थी, क्योंकि अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो भास्कर की भी लग जाएगी। भास्कर पूरी तरह से परेशान हो चुका था और चाहता था कि वो फिर से आम इंसान बन जाए, पर ऐसा कैसे होगा ये वो नहीं जानता था। और इस फ्रस्ट्रेशन में वो अनिका के सामने उल्टा सीधा बोलने लग जाता है और कहता है कि सारी दिक्कतें जंगल से ही आती हैं। ये सुनकर अनिका भास्कर पर गुस्सा होते हुए कहती है कि दिक्कतें जंगल से नहीं, बल्कि तुम लोग दिक्कत बनकर जंगल से छेड़छाड़ करके दिक्कतें पैदा करते हो। नेचर का एक बैलेंस होता है और अगर इस बैलेंस को बिगाड़ोगे तो तुम्हें भी परेशानी होगी ही। ये जो तुम यहाँ पर जंगल काटने आए हो वो इंडिया के लंग्स हैं। जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन शहर में बची है वो यहाँ से आती है। अगर इन्हें भी काट डालोगे तो एक दिन घुट घुट कर मर जाओगे तुम लोग। भास्कर भी एकदम चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं कोई विलन नहीं हूँ, मैं बस अपना काम करने आया हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है और कामयाब होना है और ऐसी बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अच्छी लगती हैं। लेकिन असल जिंदगी में किसी को भी हरियाली से मतलब नहीं है, उसे बस मतलब है हरी पत्तियों से, यानी कि पैसों से। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही ऐसी है। हम देखते हैं कि जनार्दन भी भास्कर को समझाने की कोशिश करता है कि ये काम छोड़कर हमें वापस चलना चाहिए, पर भास्कर ऐसा करने से मना कर देता है। तभी भास्कर को महसूस होता है कि बाहर खड़े कोई उनकी बातें सुन रहा है, तो पता चलता है कि वो पांडा है जो कि अब सब कुछ जान चुका है। तो वो ये राज खोलने के लिए जाने लगता है, पर भास्कर पांडा को एकदम डरा देता है और समझाता है कि वो विषाणु नहीं है, बल्कि वो खुद इससे छुटकारा पाना चाहता है और अगर
अगर उसने ये राज खोला तो सब गड़बड़ हो जाएगी। पांडा अब उनकी तरफ हो जाता है और भेड़िया से दोबारा आम इंसान बनने के लिए वो बताता है कि हमें उन ओझा बाबा के पास जाना होगा, लेकिन अभी वो यहाँ है नहीं, इसलिए जब तक वो नहीं आ जाते तब तक इंतजार करना होगा। अब हर जगह विषाणु का खौफ होने के बाद पुलिस एकदम एक्टिव हो जाती है और पूरी फोर्स जमा हो जाती है विषाणु को पकड़ने के लिए। अब पूर्णिमा की रात आ जाती है तो जनार्दन और जॉमिन भास्कर को एक जगह ले जाकर उसे जंजीर से बांधने लग जाते हैं ताकि वो भेड़िया बनने के बाद किसी को ना खाए। लेकिन तभी वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है क्योंकि उसे शक हो गया था कि विषाणु इन्हीं में से कोई एक है, तो वो उन्हें उसी जगह पर बंद कर देता है। वो सभी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं पर कुछ भी नहीं मिलता। अब पूरा चांद निकल आता है तो उसे देखते ही भास्कर को फिर से वैसे ही सब कुछ होने लगता है और देखते ही देखते वो एक भेड़िया में बदल जाता है। ये नजारा देखकर दोनों की एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो उससे बचने के लिए रोना गाना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब वो उनका दोस्त नहीं बल्कि आदमखोर इच्छाधारी भेड़िया बन चुका था। इतने में बाहर से फॉरेस्ट ऑफिसर के चिल्लाने की आवाज आती है तो पता चलता है कि वहाँ एक और भेड़िया आ गया है और ये वही भेड़िया था जिसने भास्कर को काटा था। वो भेड़िया भास्कर की मदद करते हुए गेट खोल देता है और तब दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगली सुबह फिर से भास्कर खुद को बिना कपड़ों के जंगल में पाता है तो एक पन्नी लपेटकर वो घर आता है तो देखता है कि जॉमिन सामान पैक करके जा रहा है। भास्कर और जनार्दन उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो कहता है कि कल रात तुम मुझे ही खाने वाले थे। यहाँ के लोग सही बोलते हैं, तुम बाहर वाले लोग ही विषाणु हो जो यहाँ के लोगों को खा जाते हो और कल रात तुम मेरे साथ भी वही करने वाले थे। जॉमिन के मन में दबी हर वो बात भड़ास बनकर निकलने लग जाती है जो अब तक उसने उनके साथ रहकर महसूस की थी। वो कहता है कि तुम सब लोग हम लोगों के साथ भेदभाव करते हो और हमारा मजाक बनाते हो। तुम लोगों को लगता है कि हम सब चाइनीज हैं और हमें कुंफू तो आता ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हिंदी अच्छे से नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कम इंडियन हैं। तुम मजाक मस्ती करते हो लेकिन मुझे बुरा लगता है, पर तुम लोग को ये बात समझ में नहीं आती। जनार्दन और भास्कर को अब जाकर एहसास होता है कि उनके लिए भले ही वो सब मजाक था पर जॉमिन को वो सारी बातें बुरी लगती थी। जनार्दन कहता है कि लोगों को किसी की जाति का, भाषा का, जगह का, कमजोरी का मजाक बनाने में बड़ा मजा आता है। मुझे भी लोगों ने बहुत कुछ बोला लेकिन आज तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगा कि मैं भी उनकी तरह बन गया हूँ। जनार्दन और भास्कर दोनों जॉमिन से माफी मांगते हैं और उनकी फिर से दोस्ती हो जाती है। अब सभी लोग ओझा बाबा के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि सदियों से इंसान और जंगल के बीच एक अनोखा रिश्ता रहा है कि उनमें से कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब इंसान इस रिश्ते को तोड़ता है और जंगल को काटता है तब उसे विषाणु काटता है। इंसानी दिमाग के एक हिस्से में हमेशा जंगल रहता है जिसे विषाणु खोल देता है और इंसान अपने सारे संस्कार, तहजीब, तमीज भूल के आदमखोर जानवर बन जाता है। विषाणु इस जंगल का मुखिया है जो कि दूसरों को काट के अपने सैनिक बनाता है और जब उसको जरूरत पड़ती है तो उन्हीं सैनिक में से किसी एक को विषाणु बनाता है। बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें दोबारा से इंसान बनना है तो अमावस की रात तुम्हें उस भेड़िए से उसी जगह पर कटवाना होगा जहाँ उसने पहले काटा था, तो हो सकता है कि तुम दोबारा से इंसान बन जाओ। और भेड़िया जहाँ अपना शिकार करता है वहाँ दोबारा आता है तो तुम्हें वहीं जाना होगा जिस जगह उसने काटा था। अब ये बात वो अनिका को बताते हैं तो वो इन सभी बातों को नहीं मानती कि दोबारा काटने से वो सही हो जाएगा, पर बाकी सभी लोगों को इस बात पर यकीन था कि ऐसा हो जाएगा क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो काफी बहसबाजी के बाद अनिका भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो सभी एक ऐसा सूट बनाने में लग जाते हैं जो कि भास्कर के पूरे शरीर को ढक ले, लेकिन वो जगह खुली रहे जहाँ भेड़िए ने उसे काटा था, यानी कि उसका पिछवाड़ा। इसी बीच अनिका और भास्कर में बातचीत होने लगती है तो अनिका उसे अपनी फेवरेट जगह ले जाने को कहती है जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। अब भास्कर अनिका के साथ निकल पड़ता है उसके साथ कुछ अच्छे पल बिताने के लिए और फिर वो एक जगह जा पहुंचते हैं जहाँ से जंगल का एकदम खूबसूरत नजारा दिखता था। वो जगह देखकर भास्कर कहता है कि मन करता है कि मैं जानवर बनकर यहीं रह जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ठीक होने के बाद मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। अनिका भी उसकी बातों को समझती है कि एक न एक दिन भास्कर वापस चला ही जाएगा, पर वो आगे की टेंशन लेने के बजाय भास्कर के साथ उस नजारे को एंजॉय करने लग जाती है। अब इधर पूरी पुलिस फोर्स जुट जाती है विषाणु को ढूंढकर मारने के लिए और उधर भास्कर अपने दोस्तों के साथ उसी जगह जा पहुंचता है जहां भेड़िए ने उसे काटा था। उन्होंने क्रिकेट खेलने के लिए पहने जाने वाले सामान से एक सूट तैयार कर लिया था जिसे पहनकर भास्कर सेम वैसे ही पेड़ पर लटक जाता है जैसे उस रात लटका हुआ था और जनार्दन और जॉमिन छुपकर नजर रख रहे होते हैं। अब वहाँ पर भेड़िया आ जाता है और भास्कर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और भेड़िए के ऊपर गोली चला देती है जिससे कि वो घायल हो जाता है तो वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। भास्कर को कैसे भी करके भेड़िए से अपना पिछवाड़ा कटवाना ही था तो वो उसके पीछे भागता है और एक जगह
जगह जा पहुंचता है जहां भेड़िया घुसा हुआ था। भास्कर वहां जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि अनिका ही विषाणु है और वही है जिसने भास्कर को काटा था। दरअसल अनिका भास्कर को मारने आई थी क्योंकि पहला इंसान वही था जो जंगल को काटना चाहता था पर वो मार ना सकी। फिर उसके बाद भास्कर भेड़िया बन गया तो अनिका को लगा कि शायद वो उसे सही राह दिखा सकती है और वो उसकी जगह ले सकता है। अनिका वही छोटी बच्ची थी जो हमने एकदम शुरुआत में देखी थी, जिसके पिता को भेड़िया ने खा लिया था। वो पिछले 100 सालों से जंगल की रक्षा करती आ रही थी, लेकिन अब वो ज्यादा समय यहाँ नहीं रुक सकती थी, इसलिए वो भास्कर को अपनी तरह बना रही थी ताकि वो विषाणु बनकर जंगल की रक्षा करे। पर अनिका समझ गई थी कि ये जिम्मेदारी वो नहीं उठा सकता क्योंकि उसकी सोच एकदम अलग है। भास्कर इन सभी चीजों को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं तो अनिका भेड़िया बनकर वहाँ से निकल जाती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो पुलिस उसे बेहोशी का डांट मारकर पकड़ लेती है। अब भास्कर सभी को बताता है कि अनिका ही विषाणु है जिसने मुझे काटा था और वो सालों से जंगल को बचाती आ रही है और अब हमें उसे बचाना होगा। तभी पांडा भास्कर से कहता है कि उसे तुम ही बचा सकते हो और उसके लिए तुम्हें भेड़िया बनना होगा। भास्कर सिर्फ पूर्णिमा की रात भेड़िया बनता था तो काफी कोशिश करने के बाद भी वो भेड़िया नहीं बन पा रहा होता। तभी पांडा उसे समझाता है कि ये जंगल और तुम एक ही हो, इस जंगल को पहचानो, ये तुम्हारा है, इस जंगल में समा जाओ, ये जंगल तुम्हें पावर देगा। अब भास्कर पूरे ध्यान से मन लगाकर जंगल को फील करने की कोशिश करता है और उसकी सभी इंद्रियां खुलना शुरू हो जाती हैं और इस बार वो बिना किसी तकलीफ और दर्द के भेड़िए में बदल जाता है। उधर पुलिस वाले अनिका को जिंदा जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं जहाँ पूरा गाँव इकट्ठा हो रखा था। गाँव वालों के लिए तो विषाणु विलन ही था क्योंकि वो लोगों को मार रहा था, पर गाँव वाले ये नहीं समझे थे कि वो सिर्फ उनको मारता है जो जंगल के खिलाफ हैं। तो एक तरह से विषाणु जंगल और उनका रक्षक था। अब हम देखते हैं कि भास्कर जो कि अब भेड़िया बन चुका था वो वहाँ पहुँच जाता है और उन पर हमला करके अनिका को बचाने लग जाता है। अनिका एक पिंजरे में बंद थी जहाँ से वो निकल नहीं सकती थी और वो इंसानी रूप में भी नहीं आ सकती थी क्योंकि तब उसका राज खुल जाता और इंसानी रूप में आने पर उसके पास कपड़े भी नहीं होते, इसलिए वो उसी में फंसी होती है। भास्कर उन सभी को मारने में लगा होता है जो उसके दुश्मन थे और फिर तभी हम देखते हैं कि ओझा बाबा पिंजरे को खोल देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि विषाणु गलत नहीं है। अनिका और भास्कर दोनों मिलकर सभी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ओझा बाबा उनके सामने आ जाते हैं और हाथ जोड़कर अपनी भाषा में कुछ कहने लगते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग विषाणु के सामने हाथ जोड़ते हुए विनती करते हैं कि वो अब और किसी को ना मारें। दोनों ही लोग अब वहाँ से निकल जाते हैं पर अनिका इतनी बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी कि शायद अब उसका बचना मुश्किल ही था। भास्कर उसे उसी जगह पर ले जाता है जो जगह उसकी फेवरेट थी क्योंकि शायद वो चाहता था कि अगर वो इस दुनिया को छोड़े तो उस जगह पर रहे जो उसकी सबसे पसंदीदा है। दोनों लोग अपने असली रूप में नहीं आते बल्कि भेड़िया ही बने रहते हैं, लेकिन दोनों ही लोग एक दूसरे की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे और भास्कर जान गया था कि अब अनिका नहीं बचेगी, इसलिए उसे गले से लगा लेता है। तभी अनिका खुद से ही अपने आप को पहाड़ से नीचे गिरा लेती है और अब उसका अंत हो जाता है। भास्कर ये होते हुए बस देखता रह जाता है और भेड़िया की तरह चिल्लाते हुए दुख मनाने लग जाता है। अब यहाँ से कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है जहाँ हम देखते हैं कि भास्कर सभी को बता रहा होता है कि अब सड़क जंगल काट कर नहीं बनेगी बल्कि उसे जंगल के किनारे से बनाया जाएगा ताकि हमें पेड़ ना काटने पड़े, क्योंकि प्रकृति है तभी प्रगति है। और इस तरह से प्रकृति का नुकसान भी कम हो रहा था और प्रगति भी हो रही थी। अब हम देखते हैं कि जनार्दन और भास्कर दिल्ली वापस आ जाते हैं और अब भास्कर ने खुद पर कंट्रोल लाने के लिए अभ्यास शुरू कर दिया था। टीवी में न्यूज चल रही होती है कि कॉन्ट्रैक्टर बग्गा के ऊपर किसी जंगली जानवर का हमला हुआ और वो मारे गए। ये कॉन्ट्रैक्टर वही था जिसने भास्कर को सड़क बनाने का काम दिया था और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि भास्कर ही था, क्योंकि वो भी तो जंगल काट कर प्रगति करने की बात करता था। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर विक्की और बिट्टू आ जाते हैं जो कि जनार्दन के दोस्त होते हैं। दरअसल जनार्दन को दौरे पड़ते थे जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसे अपने चाचा के बेटे भास्कर के साथ रहने भेज दिया था और इन दोनों से बात करने के लिए मना कर दिया था। पर ये दोनों जनार्दन को खोजते हुए अब उसके पास आ चुके थे क्योंकि जनार्दन ही वो इंसान था जो स्त्री को ढूंढ सकता था। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी विक्की और बिट्टू को कोई आवाज सुनाई पड़ती है तो वो उसी तरफ जाने लगते हैं ये सोचकर कि घर में एंजॉयमेंट चल रहा है। उन्हें दिखाई पड़ता है कि एक भेड़िया मस्त आराम से मांस खा रहा है और ये देखकर उनकी एकदम समझ जाइए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ स्त्री के कलाकारों और भेड़िया के कलाकारों का मिलन हो जाता है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये जो फिल्म है वो हमें बहुत अच्छी सीख देने की कोशिश करती है कि अगर प्रकृति है तभी प्रगति है, यानी कि जब तक इस धरती पर पेड़ हैं और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं तभी तक प्रगति होती रहेगी। लेकिन अगर यही सब नष्ट हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा और इंसान तो अपने फायदे के लिए सभी चीजों को नष्ट करने में लगा हुआ है। यहाँ हमें ये ज्ञान देने की कोशिश नहीं की गई है कि पेड़ लगाओ प्रकृति बचाओ, बल्कि ये समझाने की कोशिश की गई है कि अभी हमारे पास जो है उसे ही बचा लो तो बहुत अच्छी बात होगी। हम सभी इस चीज से वाकिफ हैं कि आए दिन कुछ न कुछ नया बनता जा रहा है और उसे बनाने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है और बस हर जगह बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं, जिन्हें देखकर हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे देश की तरक्की हो रही है। पर गहराई से सोचे तो भले ही हम बाकी देशों की तरह बिल्डिंग वाले शहर बना रहे हैं, पर धीरे धीरे हम अपनी कब्र भी खोदते जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है वो आने वाले समय में वो भी खरीद कर लेनी पड़ जाएगी। हम और आप तो शायद जिंदा ना रहें, पर आने वाली जनरेशन इस आपदा से जरूर गुजरेगी। हमारे जैसे आम लोग ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, बस इतना ही कर सकते हैं कि जहाँ आपका घर या गार्डन है वहाँ अच्छे से पेड़ पौधे लगाएं और हरियाली बनाए रखें। बाकी जंगलों को बचाना तो सरकार का ही काम है, क्योंकि वही ऐसे नियम बना सकती है जिससे कि हमारे जंगल बने रहें और उसमें रहने वाले जीव जंतु भी बचे रहें। हम आवाज तो उठा सकते हैं, पर हमारे आसपास कई चीजें हैं जो कि उन्हीं जंगलों के पेड़ को काट कर ही बनती हैं और उन्हें हम शौक से खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी जिम्मेदार हैं उस चीज के जो अभी हो रहा है। हम भी अपना घर चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं, रूम में एसी चाहते हैं और ये सभी चीजें कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रही हैं। तो इसमें हम सभी भागीदार हैं। आपने अपने परिवार के बूढ़े बुजुर्ग से ये जरूर सुना होगा कि जहाँ हमारा अभी घर है वहाँ सालों पहले जंगल था और अभी जहाँ जंगल है वहाँ सालों बाद किसी और का घर बन जाएगा और फिर हम अपने बच्चों को बताएंगे कि यहाँ पहले जंगल हुआ करता था। ये प्रोसेस जो चल रहा है शायद ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा जो हमारी जरूरतें हैं वो जंगल से ही पूरी होती हैं। पर हम ये तो कर सकते हैं कि जितना हम पेड़ काटें उससे 2 गुना पेड़ लगाएं भी, जिससे कि बैलेंस बना रहे। बाकी आप सभी समझदार हैं, आप जानते होंगे कि कैसे क्या करना है और आने वाली जनरेशन को क्या सिखाना है जिससे कि ऐसी आपदा ना आए। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये कोई नई कहानी या कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि आपने कई बार ऐसी फिल्में देख रखी होंगी जिसमें कि इच्छाधारी भेड़िया होता है। ये फिल्म थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें कहानी को बताते हुए बेहतरीन तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश करी गई है और कॉमेडी का तड़का भी लगाया गया है जिससे कि बोरियत नहीं होती। फिल्म में कॉमेडी तो बहुत है और इस चीज का भार अभिषेक बनर्जी यानी कि जनार्दन ने उठाया है। उनकी वजह से सबसे ज्यादा हंसी आती है क्योंकि उनकी कॉमेडी टाइमिंग बेस्ट है। बाकी जौमिन का किरदार निभा रहे पालिन कबक और पांडा का रोल निभा रहे दीपक डोबरियाल भी आपको हंसाने से नहीं चूकते। सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म में नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों को भी लिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है और अब जो मूवीज आ रही हैं उनमें उनको भी अपना टैलेंट दिखाने का चांस मिल रहा है। यहाँ एक और मैसेज देने की कोशिश की गई है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत के कई हिस्से में चाइनीज या बाहरी माना जाता है और उतना भारतीय नहीं माना जाता जितना बाकी अपने आप को मानते हैं। हाल ही में अनेक नाम की एक फिल्म आई थी जो कि इसी टॉपिक पर आधारित थी, लेकिन ऑडियंस उस फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पाई और मूवी अपना मैसेज हम तक पहुंचाने में नाकामयाब रही। वहीं इस फिल्म का मेन टॉपिक न होते हुए भी काफी कम समय लेकर हमें एक अच्छा मैसेज दे देती है। हमें अरुणाचल प्रदेश की सारी खूबसूरती भी दिखाई गई है और बताया गया है कि भारत में वो भी एक जगह है जहां जाया जा सकता है घूमने के लिए और घने जंगल और पहाड़ों को काफी अच्छे से कवर किया गया है। इस फिल्म में लव स्टोरी तो है, पर बाकी बॉलीवुड फिल्मों की तरह ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है कि बस उसी को ही घुसेड़ दिया जाए, बल्कि इसे सबसे ज्यादा कम रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम हमेशा से ऐसा ही देखते आए हैं कि सब सही होने के बाद फिल्म के आखिर में हीरो हीरोइन एक दूसरे के गले लगते हैं या एक दूसरे के होठों का स्वाद लेने लगते हैं, पर इस फिल्म में वही घिसा पिटा नहीं किया गया, बल्कि उस सीन को और भी बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो सीन थोड़ा सैड फीलिंग देता है, पर अगर हम सही नजर से देखें तो काफी सही एंडिंग देखने मिलती है। मतलब डायरेक्टर वही चीजें करके फिल्म एंड कर सकते थे जो होता आ रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा तो वो देखने में अच्छा लगा। बाकी सीन तो सैड फील करवाता ही है। यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोग अपनी लोकल भाषा में कुछ बोलते हैं तो हमें सबटाइटल्स देखने नहीं मिलते, तो हमें समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज ध्यान देनी चाहिए थी कि सबटाइटल्स दिए जाएं ताकि उनकी बात भी हमें समझ आए। फिल्म में एक और बात थोड़ी सी अटपटी लगी कि विषाणु अनिका को क्यों बनाया गया, जबकि सबसे पहले भेड़िए ने उसके पिता को खाया था। हो सकता है कि उस भेड़िए ने पिताजी को जान से मार दिया और अनिका को सिर्फ घायल किया, पर अगर देखें तो अनिका के अंदर बदले की आग होनी चाहिए थी क्योंकि उसके सामने उसके पिताजी मारे गए थे। सबसे बुरा
इंसान तो हमें ओझा बाबा ही दिखाए गए हैं, तो हो सकता है कि एक टाइम पर वही विषाणु रहे होंगे जिसने अनिका को काटा और उसके पिता को मारा, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि वही रहे होंगे। अगर फिल्म बनाने की बात की जाए तो अनिका के ऊपर भी एक फिल्म बन सकती है, क्योंकि अनिका से जुड़े कई रहस्य हैं जो हमें पता नहीं चल पाए, जैसे कि उसे ही जिम्मेदारी क्यों दी गई जंगल को बचाने की, और ये जिम्मेदारियां देने वाला आखिर है कौन। अचानक भेड़िए का आना और उसके पिता पर हमला कर देना, फिर अनिका को भी घायल करना और उसका भेड़िया बन जाना, ये सब अचानक से होना थोड़ा अधूरा लगता है। पिता को अपने सामने मरते देखना और फिर खुद को भेड़िए में बदलते देखना और उसकी जिंदगी में क्या कठिनाइयां आई, इस पर भी कहानी लिखी जा सकती है। बाकी आगे तो राइटर और डायरेक्टर की मर्जी। अगर विशानु शरद केलकर रहते या उनके रोल को भी रखा जाता तो थोड़ा और मजा आता, पर उनका शायद गेस्ट अपीयरेंस ही था, इसीलिए उनकी पहले ही कहानी खत्म हो गई। ये बात भी मन में आती है कि फिल्म के आखिर में भास्कर ने अनिका को क्यों नहीं बचाया और अनिका अपने आप से पहाड़ से क्यों कूद गई। भास्कर ने शायद उसे इसलिए जाने दिया क्योंकि अनिका 100 सालों से भी ज्यादा समय से जंगल की रक्षा करते आ रही थी, तो उसने अपना कर्तव्य अच्छे से निभा दिया था, तो उसको अब जाने देना सही था ताकि वो जहाँ भी जाए शांति से रह सके। और अब भास्कर जंगल का रक्षक बन चुका था, तो अनिका भी बिना टेंशन के मौत के आगोश में चली जाती है। पर अगर एक और एंगल से देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि अनिका अभी मरी नहीं है, बल्कि वो जिंदा है, क्योंकि जब भास्कर इतना ताकतवर बन सकता है कि उसके घाव जल्दी सही हो जाएं, तो अनिका तो उससे भी ज्यादा सीनियर भेड़िया थी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज्यादा ताकत होगी अपने घाव को हील करने की। शायद ये हो सकता है कि अनिका ने खुद को भास्कर से दूर किया ताकि वो अपनी पहचान छुपाए रखते हुए कहीं और जाकर और भी जंगलों की रक्षा कर सके, क्योंकि जंगल को नष्ट करना तो हर जगह चल ही रहा है। या फिर सिंपल बात ये भी हो सकती है कि वो नहीं चाहती थी कि भास्कर उसे तड़प तड़प कर मरते देखे। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि फिल्म में मिथुन नाम की भैंस और चमगादड़ का भी जिक्र किया गया है और कई बार सांप को भी दिखाया गया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इनसे भी जुड़ी कोई फिल्म बनाई जाए। चमगादड़ से हम ये समझ सकते हैं कि शायद आगे चलकर हमें ड्रैकुला भी देखने मिले, पर ये सब बस सोचा जा सकता है। बाकी राइटर डायरेक्टर के दिमाग में क्या है वो तो वही जाने। मार्वल और डीसी की तरह अब इंडियन सिनेमा में भी यूनिवर्स बनाने का ट्रेंड शुरू हो गया है, इसलिए सब अपनी मूवी को अपनी ही दूसरी मूवी से जोड़ने में लगे हुए हैं और पोस्ट क्रेडिट सीन देना शुरू कर दिया है। इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो हमें देखने मिलता है कि स्त्री फिल्म के विक्की और बिट्टू अपने मित्र जना से मिलने आए हैं, क्योंकि उन्हें स्त्री को ढूंढने के लिए उसकी मदद चाहिए। दरअसल जनार्दन ही जना है जिसे हमने स्त्री फिल्म में देखा था, और उस समय जना स्त्री के काबू में आ गया था और लोगों से काफी मारपीट भी करी थी। हमें यहाँ ये भी बताया गया है कि स्त्री वाले हादसे के बाद जनार्दन को दौरे पड़ते थे, जिसके चलते उसकी माँ ने उसे उसके चाचा के बेटे भास्कर के पास पढ़ाई करने के लिए भेज दिया और विक्की और बिट्टू से दूर रहने की देखकर उन्हें ब्लॉक भी करवा दिया। पर अब विक्की और बिट्टू जना को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही है जिसके जरिए वो स्त्री को ढूंढ सकते हैं। लेकिन वो स्त्री को ढूंढ क्यों रहे हैं ये हमें क्लियर नहीं बताया जाता। बात यहाँ साफ हो गई है कि आने वाले समय में हमें वरुण धवन, राजकुमार राव और बाकी सब साथ में दिखेंगे और आगे चलकर मामला और दिलचस्प होने वाला है। अब हॉलीवुड फिल्मों की तरह यहाँ भी एक तरह का यूनिवर्स बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे देखकर ऑडियंस को काफी मजा आ रहा है और अगले पार्ट के लिए सभी एक्साइटेड भी हैं। एक्टिंग की बात करें तो वरुण धवन को लेकर हमेशा यही चर्चा रहती है कि वो एक्टिंग नहीं ओवर एक्टिंग करने में माहिर हैं, और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जब कुली नंबर 1 जैसी फिल्में देखते हैं तो ऐसा ही फील आता है। पर जब हम अक्टूबर या बदलापुर जैसी फिल्में देखते हैं तो ये समझ आता है कि अगर सही से एक्टिंग कराई जाए तो ओवर एक्टिंग करने वाला भी अच्छी एक्टिंग कर सकता है। और सेम वैसे हमें भेड़िया फिल्में भी देखने मिलता है। वरुण धवन ओवर एक्टिंग ज्यादा तब करते हैं जब कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, पर इस फिल्म में वो ज्यादा कॉमेडी करते नजर नहीं आते, बल्कि जो उनका किरदार है बस वही रहकर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। भेड़िया का लुक काफी सही है, पर मुझे लगता है कि अगर वरुण को पूरी तरह से भेड़िया ना बनाकर थोड़ा इंसान वाला लुक भी दिया जाता तो अच्छा होता। हमें कई सारे सीन में वरुण का चेहरा भेड़िया जैसा देखने मिलता है, जबकि उनका शरीर इंसानी रूप में रहता है। तो आगे चलकर अगर इस चीज को फॉलो किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूरी तरह भेड़िया होने के बाद यही फील आता है कि वो तो CGI और VFX है, तो एक्टिंग तो देखने ही नहीं मिलती। हालांकि VFX और CGI एडिटिंग करने में काफी मेहनत लगती है, तो उस चीज को मैं हल्के में नहीं ले रहा। और एक और बात कि आधा इंसान आधा भेड़िया होने पर ज्यादा ताकत देखने मिलती है। भास्कर तेज भाग सकता है, ऊंचा कूद सकता है, कोई भी भारी चीज आसानी से उठा सकता है, उसके घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो ये सब चीजें इंसानी भेड़िया होने पर ही सही लगती हैं। कीर्ति सेनन का रोल काफी ज्यादा छोटा था और मुझे लगता है कि उन्हें और भी स्क्रीन टाइम देना चाहिए था, ताकि वो भी अपना कला का प्रदर्शन कर पाती। जब ये राज
एहसास खुलता है कि अनिका विषाणु है तो उसके बाद वो भेड़िया बने ही दिखाई पड़ती हैं, यानी कि वहां से उनका काम खत्म हो गया और CGI और VFX का काम शुरू हो गया। और उसके पहले भी वो बस थोड़े टाइम के लिए ही दिखाई पड़ती हैं, तो अगर उन्हें और कुछ भी करने को दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। बाकी दीपक डोबरियाल, अभिषेक बनर्जी और पालिन कबक के बारे में तो आपको बता ही दिया है कि उन्होंने ही कॉमेडी का भार संभाला और काफी ज्यादा एंटरटेन किया। और बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी की एक्टिंग बेहद अच्छी देखने को मिलती है और सबने अच्छा काम किया है। इस फिल्म में एक भी किसिंग सीन नहीं है और न ही कोई रोमांटिक सीन है, बस कहीं कहीं पर थोड़े अडल्ट जोक हैं, जो कि आप समझ गए तो अच्छा है, वरना नहीं तो कोई बात नहीं। तो अगर आप थोड़ा हंसी ठहाके लगाना चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। सबसे बेस्ट हमें यहाँ पर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, कैमरा एंगल्स और VFX देखने को मिलता है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम कोई कार्टून देख रहे हैं। वरुण जब भेड़िए में बदलते हैं तो वो सीन देखने लायक है और उन्होंने काफी दमदार परफॉर्मेंस दी है। बाकी आप बताइए कि असल जिंदगी में क्या भेड़िए या वैम्पायर होते हैं या फिर ये सब कहानियां हैं लोगों को डराने के लिए या उन पर फिल्म बनाने के लिए? क्या आप इन सभी चीजों पर विश्वास करते हैं या नहीं? और आने वाले अगले पार्ट में कहानी किस तरह मोड़ लेगी ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन भेड़िया मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।